शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड का कोरोना अपडेट आपको देते हैं, क्योंकि बाकी राज्यों की तरह अब स्थिति यहां पर भी बिगड़ने लगी है। 5000 से ज्यादा मामले उत्तराखंड में सामने आए हैं। 5084 नए मामले उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं और 81 मरीजों की जान चली गई है। पहली बार प्रदेश में इतनी मौतें हुई हैं। 47,000 से ज्यादा अप्रैल में अब तक कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से आप देख रहे हैं, कोरोना अपडेट है दरअसल ये उत्तराखंड का। किस तरीके से बाकी राज्यों की अपेक्षा यहां हालात उतने खराब नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, आम जनता को और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इतने सावधानी काफी नहीं है। हालात बिगड़ने शुरू हो चुके हैं। तो हम ताजा तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, अपने सहयोगी के पास भी चलेंगे, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुमित सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हरिद्वार से, उनसे ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेते हैं। सुमित, जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तराखंड बाकी राज्यों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में है, लेकिन अब जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इतनी सावधानियां या इतनी ही सतर्कता काफी नहीं है। सरकार और प्रशासन को और सख्त होना होगा, आम जनता को और जागरूकता दिखानी होगी। पूरे देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड में इतना भयावह स्थिति नहीं है, लेकिन जो पिछले दिनों की अपेक्षा अब उत्तराखंड में भी भयावह स्थिति पैदा होती जा रही है। एक ही दिन में 5000 से ऊपर कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या पॉजिटिव आ जाना और एक ही दिन में 81 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो जाना एक बहुत बड़ा एक सोचने वाला विषय खड़ा हो जाता है। हालांकि प्रदेश में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है और नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था भी की गई है, नाइट कर्फ्यू भी लगाया हुआ है, जिससे कि इसको चैन को तोड़ा जाए। लेकिन हालांकि जो कल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की जो सर्वदलीय बैठक थी, उस बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई कि किस तरह से कोरोना का संक्रमण प्रदेश में रोका जाए। हालांकि अभी तक जो पूरे प्रदेश में जो दुकानें और प्राइवेट जो संस्थान है उनका खोलने का समय सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक था। उसके बाद में सभी संस्थान बंद है। उसके बाद में शाम को 7 बजे से कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन अब हो सकता है कि ये 3 मई तक इसको बढ़ाया जाए। दुकानों को समय को भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक किया जाए और वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जाए। कहीं ना कहीं इस पर भी अब शायद अब ये जल्दी ये भी हो सकता है, क्योंकि इस चैन को तोड़ने का अब पूरी तरह से मंथन चल रहा है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि घटने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह से यहाँ पर स्पीड कम थी कोरोना संक्रमण की, इस तरह से लेकिन अब ये एकदम से जो बढ़ जाना है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। चलिए, आप हमारे साथ में बने रहिए, लौटते हैं आपके पास में। और निश्चित तौर पर और सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी देवभूमि एक बेहतर स्थिति में बाकी राज्यों के दिखाई दे रही है, लेकिन हालात और बिगड़ सकते हैं अगर थोड़ी सी भी ढिलाई बरती जाती है तो 24 घंटे में 81 मरीजों की जान चली जाती है और इसी के साथ पहली बार प्रदेश में इतनी मौतें हुई हैं। तो कोरोना के 5084 नए मामले बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। ये रिकॉर्ड मामले उत्तराखंड से सामने आए हैं। 81 मौतों के साथ ही ये सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा उत्तराखंड से सामने आया है। ऋषिकेश से हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा जुड़ रहे हैं, उनसे अभी जानकारी ज्यादा ले लेते हैं। संजय, हम देख रहे हैं कि हरिद्वार के हालात क्या हैं? देहरादून में सबसे भयावह स्थिति दिखाई दे रही है। अगर हम उत्तराखंड के लिहाज से बात करते हैं, वहीं सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऋषिकेश में एहतियाती तौर पर गंगा आरती में अब श्रद्धालुओं की संख्या कम कर दी गई। जहां हम देखते थे 16 पंडित आरती करते हैं, अब सिर्फ 5 पंडित आरती कर रहे हैं। किस तरीके से ऋषिकेश की स्थिति दिखाई दे रही है? जी हाँ, यहाँ भी लगातार स्थिति वैसी बनी हुई है जैसी पूरे देश में है। यहाँ भी लगातार कोरोना के ज्यादा से ज्यादा पेशेंट मिल रहे हैं। और अगर बात करें ऋषिकेश एम्स की, तो यहाँ पर जो स्थिति है, इस टाइम एम्स में जो भी जितने बेड कोविड के थे वो सब फुल हैं और उनके लिए जो वेटिंग में चल रहे हैं, तो उनके लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है कि उनको कहीं भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए या दूसरे वार्ड में कहीं शिफ्ट किया जाए। और ऐसी स्थिति यहाँ लगातार बनी हुई है। और यहाँ ही नहीं, पूरे हॉस्पिटल जितने भी है, सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिए या देहरादून के बड़े हॉस्पिटल देख लीजिए, सब जगह यही स्थिति बनी हुई है। और
और यहाँ जो अगर बात करें कि लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग की, तो जैसे गंगा आरती होती थी तो वहाँ 16 लोग पुजारी आरती किया करते थे, अब सिर्फ 5 करते, क्योंकि उसको बहुत सूक्ष्म रूप दिया जा रहा है, लेकिन बंद नहीं कर सकते, ये एक मजबूरी है। और ऐसे माहौल में थोड़े थोड़े लोगों को यहाँ पर आरती में बैठाकर आरती करवा दी जाती है। अच्छी तस्वीर ऋषिकेश से निकल कर आई है, जो खुद ही यहाँ पर गंगा आरती के लिए इस तरीके से प्रशासन ने कदम उठाया है कि जहां 16 पंडित आरती किया करते थे, अब महज 5 पंडित आरती करेंगे। इसी के साथ में प्रसाद की व्यवस्था भी फिलहाल बंद की गई है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए। शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। सुमित हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए लगातार हरिद्वार से, उनके से और जानकारी भी बाकी खबरों पर लेंगे। हरिद्वार से इसी बीच एक और खबर आ रही है, 3 देवस्थानों की डोली हरिद्वार पहुंच गई है, जिनको गंगा स्नान कराया गया। हर बार की तरह ये एक परंपरा है, यहां से सामने आई है। हर बार इसी तरीके की परंपरा यहां देखने को मिलती है। पीएम मोदी के आह्वान के बाद 3 डोलियां हर की पौड़ी पहुंची हैं। आज 3 देवस्थानों से हरिद्वार पहुंची 3 देव डोलियां की पौड़ी पर गंगा स्नान उन्हें कराया गया है। कुंभ मेला प्रतीकात्मक होने और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण सिर्फ 3 देव डोलियां ही स्नान के लिए हरिद्वार पहुंची हैं। देवभूमि संस्कृति विरासत शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने बताया कि देव डोलियों का स्नान कार्यक्रम भी प्रतीकात्मक किया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, मैं समझता हूँ कि उसमें इस तरह का जो आयोजन 2010 में ये प्लान हुआ था और उसके बाद इसको 16 में भी हुआ है। इस बार भी इसको काफ़ी बड़े पैमाने पे होना था और कोरोना के प्रकोप को देखते हुए इसको सीमित किया गया, प्रतीकात्मक किया गया। और इसमें 4 हमारी जो देवडोलियाँ हैं वो इसमें भाग कर रही हैं, आई हैं। लेकिन इसमें जो हमारी आयोजक मंडली है उनका बहुत ही अच्छा काम रहा है। इसकी जो प्लानिंग पिछले 2 महीने से चल रही है, जहाँ जहाँ पे भी देवडोलियाँ हैं सबसे संपर्क किया गया, सबको आना था। अब समय की जो परिस्थितियाँ उनको देखते हुए इसको सूक्ष्म किया गया, प्रतीकात्मक किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही, मैं समझता हूँ, किसी भी प्रकार से जो कार्यक्रम की जो ऊर्जा है उसमें कोई कमी नहीं है। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब भी स्थितियाँ अनुकूल होंगी तो हम इस प्रकार से कोई ना कोई आयोजन आप सबके मार्गदर्शन में दोबारा करना। सुमित हमारे साथ हमारे सहयोगी हरिद्वार से बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेते हैं। सुमित, हरिद्वार में हर साल हम देखते हैं कि बड़े ही धूमधाम से देवस्थानों की देवडोलियां हरिद्वार पहुंचती हैं, उनको गंगा स्नान कराया जाता है। एक अनोखी परंपरा है, दूर दूर से श्रद्धालु देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना का साया है, बहुत ही सहज लिहाज में हम कहेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इस बार इनका गंगा स्नान कराया गया। किस तरीके की विशेष व्यवस्थाएं की गई थी और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुचारू रूप से हुआ या नहीं? बिल्कुल, यहाँ पर देव डोलिया का जो स्नान होता है वो बड़े धूमधाम से होता है। हालांकि इस बार महाकुंभ है, महाकुंभ में जो आयोजन में देव डोलियों का जो स्नान को लेकर जो देव डोलिया हरिद्वार पहुंची थी, इस बार जो थी कवायद थी 5000 से लोग यहाँ पर देव डोलियों को लेकर यहाँ पर पहुंचने थे और एक भव्य तरीके से एक नजारा रूप देखने को मिलता। लेकिन कोरोना के संक्रमण के चलते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अपील की गई थी कुंभ को प्रतीकात्मक करने के लिए, तो उसी में पहल दिखाई। इसके तहत यहाँ पर 3 देवडोलियां 3 जगह से देवडोलियां यहाँ पर पहुंची और उनको प्रतीकात्मक, उनके साथ में कुछ ही लोग यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ। सुमित, इस बार सिर्फ 3 देवडोलियां देखने को मिली हैं। हर बार की परंपरा हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार कवर करते रहे हैं। हर बार कितनी देवडोलियां पहुंचती थी, कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे और कितनी रौनक देखने को मिलती थी? बिल्कुल, इनका अलग ही एक पारंपरिक तरीके से, सांस्कृतिक तमाम जगह से देवडोलियां पहुंचती थी। प्रदेश के कोने कोने से जो देवडोलियां पहुंचती थी तो एक भव्य नजारा होता था, क्योंकि वो अपनी संस्कृति की झलक थी। एक वो संस्कृति की झलक हरिद्वार वासियों को भी देखने को मिलती थी। और क्योंकि हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है, यहाँ पर दूसरे प्रदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचा करते थे और वो भी इन देवडोलियों के दर्शन करते थे। अपने आप को एक बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानते थे, क्योंकि देवडोलियों के दर्शन को इस समय मिलते थे। लेकिन तो कोरोना के संक्रमण के चलते इस बार ऐसी परंपरा नहीं अपनाई गई है। हालांकि परंपराओं को अपनाने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर देवडोलियों का स्नान भी कराया। कल देवडोलिया यहाँ पर पहुंच चुकी थी, तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उनका स्वागत प्रेमनगर आश्रम में किया और साथ तो उन्होंने भी कहा, ये प्रतीकात्मक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील भी किया और कोरोना संक्रमण भी चल रहा है। तो चलिए, परंपरा को निभाया गया और तमाम कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए बहुत जरूरी है। एक अच्छा संदेश भी यहाँ के लोगों ने दिया है कि परंपरा भी टूटी नहीं, परंपरा हुई, चलती रही, जो हमेशा हमने देखी है, लेकिन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए और कम लोगों के साथ ही इस परंपरा को पूरा कर लिया गया। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
हल्द्वानी से खबर है, जहां पर बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर नगर निगम अब सतर्क हो गया है। बाजारों और अस्पतालों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कोशिशें लगातार नगर निगम की जारी हैं। हल्द्वानी में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए नगर निगम की ओर से लगातार बाजारों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिस प्रकार से शहर के अंदर संक्रमित रोगियों की संख्या और मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे बचने के लिए प्रशासन की ओर से दिए गए निर्देश के अनुसार लगातार बाजारों, अस्पतालों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को नगर निगम के कर्मचारियों की ओर से सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सके। वर्तमान में करीब करीब 20 कर्मचारियों की मदद से सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसमें हमने अपने 6 कर्मचारी ट्रैक्टर पे लगाए हुए हैं तथा हमारे 14 कर्मचारी जहाँ से लोगों का आता है कि वो क्वारंटाइन है या किसी घर में कोई पॉजिटिव आ गया या भगवान न करे मतलब किसी घर में डेथ हो गई तो उस जगहों पर हमारे द्वारा भेजा जा रहा है। तो करीब करीब प्रतिदिन हमारे पास करीब करीब ऐसी 150 से 200 लोग जगहों पर हम लोगों को भेज रहे हैं जहाँ पे सैनिटाइज कर रहे हैं होम का। बाकी ट्रैक्टरों के माध्यम से हमारा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र जो बाजार बंद है, कहाँ पर बाजार के अंदर कहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है आपको? हाँ, इस समय हमारे जो ट्रैक्टर्स हैं उनके माध्यम से एक तो बाजार क्षेत्र में रोड स्टेशन, केमू स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और जहाँ पे आपके टेम्पो खड़े होते हैं वो क्षेत्र हो गया है, और जितने भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे किया जा रहा है। और विशेष रूप से हम लोगों का ध्यान जो अस्पताल हैं जहाँ पर हमारे काफ़ी मरीज आते हैं, तो जैसे बेस है, फीमेल है और सुशीला तिवारी है, स्टेडियम है और जो हमारे कोविड केयर सेंटर बने हुए हैं उन समस्त जगहों पर। रजत पंत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रजत, सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत अच्छा ये प्रयास हम कहेंगे कि हल्द्वानी प्रशासन ने यहां पर किया है। किस तरीके से असर दिखाई दे रहा है और कितने लोग इससे संतुष्ट हैं? देखिए मैम, मैं बताना चाहूंगा, इससे व्यापार मंडल वाले तो सभी लोग संतुष्ट हैं, बाकी यहाँ की जनता भी यहाँ पर सैनिटाइजेशन के कार्य से संतुष्ट है। और लगातार प्रशासन द्वारा यहाँ हर दुकान का मतलब हर इलाके में हर जगह जाकर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। और यहाँ से जो भी मृत्यु की खबरें आ रही हैं, जिस घर से ये खबर आ रही है उसमें भी वहां पर जाकर प्रशासन द्वारा पूरा सैनिटाइज एरिया किया जा रहा है। जी चलिए, आप हमारे साथ में बने रहिए, लौटते हैं आपके पास में और जानकारी आपसे लेंगे। हल्द्वानी से खबर है, कैबिनेट मंत्री बंशीधर ने यहां पर एक बैठक की है। बंशीधर भगत की यहां बैठक हुई है। अस्पतालों को बेड की सही जानकारी देने के आदेश दिए गए। राज्य के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है और वो कमी अब जल्द से जल्द पूरी की जाए। लोगों को सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों को इस समय मानव धर्म को सर्वोपरि रखना जरूरी है। पर सभी जिलों में माननीय मंत्रीगण कोविड की एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उसी तहत आज नैनीताल में हमने प्रशासनिक अधिकारी और कोविड से जुड़े हुए सभी अधिकारी, अस्पतालों से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ बैठक किया है। इसमें मुख्य बात यह है कि बेड खाली नहीं है, ये सभी अस्पताल मोटी मोटी भाषा बोलते हैं। हमने बहुत स्पष्ट निर्देश कर दिया है कि बेडों की स्थिति को बोर्ड पर सूचना पट पर टाँकें, उनके पास कुल बेडों की संख्या कितनी है और लगे हुए कितने बेड हैं और खाली कितने बेड हैं। अब उससे हमें अंदाज आएगा कि अगर खाली नहीं है तो हम चेक कर सकते हैं, तो गलत कोई नहीं बताएगा। और दूसरा हमने कहा है कि जो कोविड की नियमावली है उसका सभी लोग पालन करें, कोविड से घबराएं नहीं बल्कि उसके नियमों। रजत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रजत, कैबिनेट मंत्री खुद ये पहल कर रहे हैं और बड़ी ही उचित बातें उन्होंने कही हैं कि देखिए, निजी अस्पतालों को इस समय जरूरत है कि मानवता को सबसे ऊपर रखें, तब आप अपना काम कीजिएगा, बजाय इसके कि आप मोटी मोटी फीस वसूलें।
खबर नई टिहरी से है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है बोराड़ी अस्पताल में, उसी को लेकर यह धरना प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया। अस्पताल की असुविधाओं से पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय नाराज हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदतर स्थिति है, मरीज को बेड नहीं मिल रहे हैं, अस्पतालों की दशा बुरी है। आदमी जिंदा रहेगा तभी रोजगार भी करेगा। सरकार से विनम्र निवेदन है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारें। प्रदेश सचिव शांति भट्ट भी ने जताई है नाराजगी। स्वास्थ्य सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया है। इस मामले में हमने हाईकोर्ट में केस दर्ज किया है। अस्पताल में रखे 10 वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं। जो टिहरी में स्थिति है, जो बदतर स्थिति है, उसके लिए नहीं बैठे हैं। जो पूरे प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है, देखिए आदमी जिंदा रहेगा तभी कुछ करेगा, नौकरी भी तभी कर सकता है, कामकाज भी तभी कर सकता है, पढ़ भी तभी सकता है। जिस तरह की स्थिति है पर्वतीय क्षेत्र में विशेषकर, तो क्या परेशानी, आपको 1 साल का मौका मिला था, आप हर जिले का जो अस्पताल है वहाँ आप वेंटिलेटर की व्यवस्था करते, सीसीयू आईसीयू की व्यवस्था करते, लेकिन सरकार सोई रही। सबसे पहली दुख की बात यह है, कल देखिए दिल्ली से लेकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री को मंत्री ने लिखा कि भाई मेरे रिलेटिव को जो है एक आईसीयू में बेड चाहिए, उसको नहीं मिला। यहाँ के मंत्री ने अपने भांजे के लिए लिखा, उसके लिए आईसीयू का बेड जो है उपलब्ध नहीं हुआ। तो आम आदमी की क्या हालत हो रही होगी। तो हम आज जो है हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई इन व्यवस्थाओं को सुधारो। और जिस तरह से एक पोली बैग होता है वो नहीं मिल पाया, तो ये हम सब के लिए शर्मनाक स्थिति है। पिछले 1.5 साल से हम चिल्ला रहे हैं। मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक स्वास्थ्य सिस्टम को लेके एक PIL भी फाइल किया है, जिसमें सरकारों को नोटिस भी इशू हुए हैं। पिछले 1.5-2 साल से यहाँ 10 वेंटिलेटर रखे हुए हैं, वो 100 पीस बने हुए वेंटिलेटर, उनके कवर नहीं उठाए गए हैं। हम लगातार कह रहे हैं उन वेंटिलेटरों को काम में लाइए, उनको काम में लाइए, किसी पेशेंट के वो काम आएंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और काम आएंगे, लेकिन आप शुरू तो करिए, उनको यहाँ स्थापित कीजिए। लेकिन वो वेंटिलेटर रखे हुए शुरू नहीं कर रहे हैं। बेडों की संख्या नहीं बढ़ रही है, ऑक्सीजन बेडों की संख्या नहीं बढ़ रही है, ICU की संख्या नहीं बढ़ रही है, CCU की संख्या नहीं बढ़ रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया है। हल्द्वानी से खबर है, जहां पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर SSP प्रीति प्रियदर्शनी रिपोर्ट नेगेटिव लाना अनिवार्य है। नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही जिले में अब एंट्री मिलेगी। लगातार SSP प्रीति प्रियदर्शनी लोगों से भी बातचीत कर रही हैं, व्यापारियों से बातचीत कर रही हैं। आज SDM के साथ उन्होंने बैठक की है और यहां पर एक और फरमान उनकी ओर से जारी किया गया है कि अब अगर आप हल्द्वानी में एंट्री चाहते हैं तो अपने साथ कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव लेकर आइएगा, तभी आपको हल्द्वानी में अब एंट्री मिलेगी। गाइडलाइंस आ रही है समय समय पर, जो उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और प्रशासन की पूरी तैयारी इसको लेकर है। DM सर्विस की लगातार मॉनिटरिंग करके हम लोग को निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में हमारा मोटा हल्दू कोविड केयर सेंटर चल रहा है। परसों से हमारा मोतीनगर कोविड केयर सेंटर भी प्रारंभ हो चुका है और बागजाला भी हमारा रेडी है। इस तरीके से मिनी स्टेडियम में भी पूरी तैयारियाँ हो रही हैं ऑक्सीजन बेड के लिए, उसमें किया जा रहा है तैयारियाँ। आज जो हम लोगों ने बैठक की है वो बेसिकली इस संबंध में थी कि जो हम लोग को बॉर्डर्स पे चेकिंग करनी है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनका हमें स्मार्ट सिटी पोर्टल चेक करना है, उनका RT-PCR चेक करना है। जो हमारे स्टेट के लोग हैं, जो माइग्रेंट्स अगर यदि कोई आ रहे हैं तो उनका हमें रजिस्ट्रेशन चेक करना है और उनको होम आइसोलेशन के लिए बताना है। उसके लिए हमें क्या क्या व्यवस्था लगेगी उसका जायज़ा जो है लिया गया है। उसके व्यवस्थापन के लिए आज मीटिंग की गई है और हम लोग इसको जो है जो भी राज्य सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं उसका 100% अनुपालन कराया जाएगा। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर जिलाधिकारी के आदेश पर अब कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। तमाम वो इलाके जहां से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन अब बनाए जाएंगे। यानी कि जो व्यवस्था हम पहले देख रहे थे, एक बार फिर से वो व्यवस्था देखने को मिलेगी। मुनी की रेती में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। एक ही परिवार के 12 लोग कोरोना संक्रमित मिलते हैं। कंटेनमेंट जोन के आसपास पुलिस बल तैनात रहेगा। रोजाना लगभग 40 लोगों की चेकिंग होती है। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही अब यहां
एंट्री मिलेगी। तो कंटेनमेंट जोन, ये तस्वीरें आपने आज से कुछ 1 साल पहले देखी होंगी, कुछ महीने पहले देखी होंगी, लेकिन एक बार फिर से ये व्यवस्था लागू की गई है और जरूरी भी है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। आइसोलेशन की उचित व्यवस्था के लिए अब कंटेनमेंट जोन का ये हथियार एक बार फिर से प्रशासन ने अख्तियार कर लिया है। अभी तक सर हमारे पास टोटल 41 RT-PCR टेस्ट हुए हैं। कहाँ के लोग रहे होंगे? सारे के सारे उत्तराखंड के हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों के लिए उनको वापस भेज दिया जा रहा है। अगर उनके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है 72 घंटे की तो इसलिए उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। जो हमारे ज़िले में आ रहे हैं लोग, यहीं के रेजिडेंट हैं, सिर्फ उन्हीं का ही सैंपल लिया जा रहा है सर। रुड़की से खबर है, जहां पर युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। 3 युवकों ने युवती की चाकुओं से गोदकर हत्या की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया था। 2500 रुपए का इनाम इन युवकों पर घोषित किया गया था। एसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा किया है। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर का यह पूरा मामला था। तो रुड़की से खबर आप देख रहे हैं, युवती की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। 3 युवकों ने चाकू से गोदकर युवती की हत्या की थी, जिसका खुलासा आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। छोड़ती थी मेरी बच्ची, पता नहीं कैसे लड़ी उस दिनों से। उसने जैसे तैसे एक को बंद कर लिया अंदर, 2 भाग्य छोड़ कर उन्हें बंद करके कुंडा लगा के बाहर खड़ी मिली। मुझे खून मिला तो मत, मुझे पड़ोसी लेके गए। मैं दुकान पे थी और उन्हें 2 ही बोले, मम्मी मुझे बचा लो, अन्नी को बुला लो, मुझे बचा लेगा, बस इतना बोली। मेरी बच्ची छोड़ती थी मेरी बच्ची, पता नहीं कैसे लड़ी उस दिनों से। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।